हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। किस तारीख का भाई? 29 से 30 मई का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बीएसएनएल से रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके अलावा एफडीआई फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चंस, एफडीआई के बारे में डिटेल्स में मैंने बात करी थी आपके सामने। फिर कामी रीता शेरपा जी के बारे में बात करी थी। 31st टाइम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की पीक को चढ़ चुके हैं। इंडिया में पहली बार एडमंड हिलरी सर, और इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पहली बार 1953 में एडमंड हिलरी सर, तेंजिंग नार्गे, अवतार सिंह चीमा, जो कि इंडिया के पहले 1965 में 1975 में एवरेस्ट पीक को फतह करने वाले, एवरेस्ट पीक पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। बछेंद्री पाल इंडिया की पहली भारतीय महिला 1984 में यहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल और कम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पर दो नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, नो योर डिजी पिन एंड नो योर पिन कोड। इसके बारे में भी लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उस पर भी। ई हंसा के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, जो कि 2 करोड़ रुपए में बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है पायलट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से अलग अलग जो स्कीम्स है उसके बारे में डिस्कशन कर चुका था। वट अमावस्या के बारे में डिस्कशन कर चुका था। और उसके अलावा इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे के बारे में भी डिस्कशन कर चुका था। मोनाको ब्रिक्स के बारे में बात कर चुका था। और वर्ल्ड हंगर डे के ऊपर भी हम लोग लास्ट टाइम बात कर चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से। वंस अगेन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया है इंडिया का पहला 900 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव फ्रॉम दी दोहाद। ठीक है, दोहाद प्लांट पे लॉन्च किया गया है गुजरात में। तो चलिए, इंडियन रेलवे में किसके द्वारा बनाया गया है? इंडियन रेलवे और सीमेंस इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे और सीमेंस इंडिया के द्वारा 26 तारीख को उसको लॉन्च किया गया था दोहाद में। ठीक है, तो 900 हॉर्स पावर का यहाँ पर इंडियन रेलवे और सीमेंस इंडिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। गुजरात दोहात में इसको लॉन्च किया गया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। इसकी अप टू स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है और फ्रिगेट कैपेसिटी को ये खींच सकता है 5800। मतलब ये एक प्रकार से बात कर लो तो फ्रिगेट्स के लिए, मालवाहक गाड़ियों के लिए, मालवाहक सामान गाड़ियों के लिए यूज किया जाने वाला एक इंजन है, उसको लोकोमोटिव को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके अंदर ऑलरेडी सेफ्टी को पहले से इंटीग्रेट किया गया है कवच सिस्टम को, और इस कवच सिस्टम पे इस बार के यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है 2025 के। और इसको इंडिजिनियसली इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जब हम कवच सिस्टम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। उसके अलावा ग्रीन फीचर है इसका, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग करने पर रीजनरेट कर सकता है एनर्जी। ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सीमेंस इसको मेंटेन करेगा 35 साल तक। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। कवच सिस्टम से ये ऑलरेडी लैस किया जा चुका है। कार्बन एमिशन सेव करेगा, कार्बन एमिशन की सेविंग करेगा 800 मिलियन टन्स अपनी पूरी लाइफ साइकिल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दोहात गुजरात में लॉन्च किया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। कवच के बारे में थोड़ा और अगर मैं जानकारी दे दूं, ये तो इंडिया के द्वारा इंडिजीनियसली ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम आपका है। किसके द्वारा कवच यहाँ पर लाया गया था? ठीक है, कवच लाया गया था, डेवलप किया गया था आरडीएसओ के द्वारा। ठीक, इसके द्वारा आरडीएसओ लखनऊ में इसका जो है आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा मेधा सर्वोडाइव्स एचबीएल पावर उसके साथ में डेवलप किया गया। कौन सी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी हुई है? तो ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में था। आरएफआईडी से लाइंस चाहिए। आरएफआईडी क्या है सर? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर। एक्टिवेट हो जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग हो जाती है जब इसको रेड सिग्नल या डिटेक्ट करता है अनदर ट्रेन ऑन द सेम ट्रैक पे अगर ये ट्रेन आ रही होती है। तो अभी की डेट में अगर आप बात करोगे करंटली ऑपरेशनल जो इसको किया गया है 1465 किलोमीटर पे ही अभी रेल ट्रैक पे ये लगाया जा चुका है। और ऐसा चांसेस है कि अप्रोक्सीमेटली 35,000 किलोमीटर का जो हमारा पूरा रेल ट्रैक है उसमें 2027 तक इसको जो है एम्प्लॉय, 2028 तक इसको जो है डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और इसके डिप्लॉयमेंट में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बात करी जा रही है, मैं बात कर रहा हूँ कवच सिस्टम की, बात ध्यान रख लेना, कवच सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, 50 लाख पर किलोमीटर का इसका जो है खर्चा आता है। कितना आता है भाई? 50 लाख पर किलोमीटर का एडेप्टेशन में इसका जो है खर्चा आता है। आई होप दिस मच क्लियर। फ्यूचर प्लान्स मैंने इसके सारे आपको बता दिए। चलिए अगली बात करते हैं। 9000 हॉर्स पावर की यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। इसकी टॉप स्पीड जो है 120 किलोमीटर है और इतने टन अप्रोक्सीमेटली ये खींच सकता है। 90% कंपोनेंट मेड इन इंडिया है। ठीक है, सेफ्टी कवर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा चुका है इसके अंदर ऑपरेशन सेफ्टी के लिए।
सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, फ्रिगेट एफिशिएंसी, ऑब्वियसली बात है हमारी जो फ्रिगेट्स है उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। फ्रिगेट्स मतलब मालवाहक गाड़ियां जो होती हैं, उनका जो टर्नओवर टाइम है, जो टाइम बहुत लगता है, उसको रिड्यूस किया जाएगा। एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, ऑब्वियसली बात है 800 मिलियन टन अपने पूरे समय में ये क्या कर रहा है भाई, कम कर रहा है। 800 मिलियन टन अपने पूरे समय में ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। 800 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को ये कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ा पूरे स्पैन में कम कर रहा है। ठीक है, दोहाद अपनी लेगेसी को, लोकल जॉब क्रिएशन को मेंटेन करना, जो सीमेंस इसको डेवलप कर रहा है 35 साल तक, इसको मेंटेन भी करेगा। ये हम लोग बात कर चुके हैं। पीपीपी मॉडल पर इसको बनाया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको बनाया गया है। मेक इन इंडिया है, मेक फॉर द वर्ल्ड है। इन फ्यूचर हम इसको यहाँ पर बाहर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमारा एक्सपोर्ट बनेगा, बढ़ेगा। ठीक है, लार्ज मशीनरीज को लेकर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज को यहाँ पर, डिकार्बोनाइजेशन गोल्स को यहाँ पर इंप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाविक सागर परिक्रमा 2। नाविक सागर परिक्रमा 2 पहली बार डबल हैंडेड फीमेल सरकम नेविगेशन किया गया है। मतलब नाव के साथ में ये दो कंटिजेंट जो कि नेवी ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर डेलिना के। कौन है भाई, रूपा ए प्लस यहां पर दिलना के। क्लियर, ये दो हैं जिन्होंने सेल किया इंडियन नवल सेलिंग वेसल तारिणी को। क्या नाम है भाई, तारिणी है। और इस, एक मिनट में फिर से लिख देता हूं इसको, ठीक है, तारिणी। और उसके अलावा यहां पर बात करोगे तो क्या है भाई, नाविका। इसको भाई नाविका सागर परिक्रमा, नाविका सागर परिक्रमा 2। ठीक है, परिक्रमा 2 को यहां पर लाया गया है। क्लियर है, जो कि शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से, पूरे एरिया में सर्कमेंट करते हुए, घूमते घामते हुए, ठीक है, इस तरीके से जाते हुए भारत से घूम घाम के फिर वापस पुनः आए हैं 29 मई को मरमगांव पोर्ट गोवा। फिर से गोवा से स्टार्ट किया, गोवा पे यहाँ पर ये वापस लौट के चले आए। ये टेस्टिमनी देता है किस चीज की, वुमेन एम्पावरमेंट की। ठीक है, मैरीटाइम एक्सेलेंस की इंडिया के। और 2 वुमेन अकेले सेल कर रहे हैं, करेज की, इसको भी यहाँ पर देता है। कौन कौन से एरिया को उन्होंने टच नहीं किया है, सिंगापुर को टच नहीं किया है, तो फ्रेमेल्टन, लिलिटन, पोर्ट सेंटले और केप टाउन, इनको इन्होंने टच किया है। चलिए यहां पर बात करते हैं। 2 वुमेन इंडियन नेवी रिटर्न्स आफ्टर सेलिंग अराउंड द ग्लोब। ये आए, रक्षा मंत्री ने इनको रिसीव किया, उनको इन्होंने सैल्यूट किया। अल्टीमेटली ये वो आपका सेलिंग जहाज है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये यूपीएससी में डिफेंस वुमेन एम्पावरमेंट इसको रिलेटेड बात करता है। अभी आपको पता होगा कि भाई इंडियन मिलिट्री एकेडमी के द्वारा, आईएमए के द्वारा, इंडियन एनडीए के द्वारा, नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा 17 फीमेल कंटिजेंट, जो पहले कंटिजेंट थे एनडीए के द्वारा जो गए थे, वो भी पास आउट हो चुके हैं। तो उनकी भी बड़ी चर्चा है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट यहाँ पर भाई क्या है, नाविका सागर परिक्रमा 2 फर्स्ट डबल हैंडेड, सिर्फ 2 क्रू मेंबर थे, मतलब 2 सिर्फ महिलाएं ही थी, 2 महिलाएं ही थी यहाँ पे। उसके अलावा कौन सा वेसल यूज किया गया है, तारिणी, आईएनएस इंडियन नेवी सेलिंग व्हीकल, जो कि 56 फुट का इंडिजिनस है। 2017 में कमीशन किया गया, मेक इन इंडिया द्वारा बनाया गया। एक्सट्रीम कंडीशंस में नाम कैसे रखा गया, तार तारिणी श्राइन्स के ऊपर रखा गया है, जो कि आपको देखने को मिलता है कहां पे, उड़ीसा में देखने को मिलता है, तार तारिणी। ठीक है, इसके द्वारा लेफ्टिनेंट रूपा, ठीक है, कमोडोर, एंड लेफ्टिनेंट दीपा, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। टोटल नॉटिकल माइल्स 25,400 नॉटिकल माइल्स, अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर यहाँ पर इन्होंने कवर किया। कितना कवर किया गया है भाई, 50,000 किलोमीटर्स कवर किया है ड्यूरिंग दी 8 मंथ। ठीक है, फ्लैग ऑफ किया गया था अक्टूबर में ही। कौन कौन से एरिया, जैसे कि फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद लेटलटन आपका न्यूजीलैंड, पोर्ट सिंडले फॉकलैंड आइलैंड, जो कि यूके के अंडर आता है। देखिए क्लेम करता है आपका कौन, क्लेम करता है इसको अर्जेंटीना। ठीक है, उसके अलावा बात करें केप टाउन, जो कि साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है, बिफोर रिटर्निंग टू दी गोवा। कौन कौन से ओशंस कवर किए, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशंस। कौन कौन से, एशिया ऑब्वियसली बात है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और आपका अफ्रीका भी यहाँ पर इन्होंने टच किया है। चैलेंजेस क्या रहे, साइक्लोन्स बहुत सारे रहे, फ्रीजिंग टेम्परेचर रहा, विंड जो कि 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। ठीक है, तो इस तरह से डरके पैसेज से होते हुए यहाँ पर ये गए। तो इसको आप सभी जो है मैप में आज सर्च करेंगे, मैप में जाके गूगल पे सर्च करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कल मैं एक मैप लेके आ जाऊंगा ताकि समझाने के लिए आपको समझ में आए, और भी बहुत सारी चीजें। क्या सिग्निफाइज करता है नारी शक्ति को, मैरीटाइम डिप्लोमेसी को, इंडिया की जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है, सी
मेन शिप्स को यहाँ पर डिप्लॉय करता है कि भाई वर्ल्ड क्लास सीमेन शिप्स है यहाँ पर इंडिया की ट्रेनिंग, इनहैंस एंड्योरेंस, संघर्षशीलता, इंडिया के द्वारा बनाई गई शिप्स की कैपेसिटीज, ठीक है। साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखोगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मेगा इन्फोना, इन सबको यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया गया है। मोटो क्या था? करेजियस हार्ट बाउंडलेस सी, करेजियस हार्ट एंड बाउंडलेस सी। लेगेसी लेके चले हैं, क्यों लेके चले हैं? क्योंकि इसके पहले भी एक नाविक मिशन पहले परिक्रमा किया जा चुका है 2000, इसीलिए 2 बोला गया ना इसको भाई, ठीक है। 2017-18 में ऑल 6 फीमेल कंटिजेंट यहाँ पर क्रू आपको देखने को मिला, ठीक है। इस बार अगर बात करोगे, अभी की बात करोगे, तो अभी की डेट में यहाँ पर 2 फीमेल कंटिजेंट थी, रूपा एंड दिलना। दिलना याद रखना, गोवा से शुरू हुआ है, गोवा पे ही आए हैं, 8 महीने का टोटल टाइम था, ठीक है। और इंडिया पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को यहाँ पर इन्होंने कवर किया है। मोटो यहाँ पर क्या है? करेजियस हार्ट एंड बाउंडलेस सी। आई होप दिस मच क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बात कर दी जाए, ठीक है। हर शिखर तिरंगा एक्सपीडिशन किया गया है कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के द्वारा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर्स स्पोर्ट नीमस के द्वारा। 28 राज्यों के कंटिजेंट थे यहाँ पर जिन्होंने हॉइस्ट किया है कहाँ पे? तिरंगा को हाईएस्ट पीक पे, खास करके माउंट कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका जो है सिक्किम में देखने को मिलती है। 8,586 मीटर हाइट का कंचनजंगा देखने को मिलता है। 28 राज्यों को कवर करते हुए डिस्टेंस टोटल 1 साल से कवर कर रहे हैं और 30,000 किलोमीटर कवर करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और पार्टिसिपेंट 1,000 एंथुजियास्ट थे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ध्यान रख लेना। टोटल मेंबर हैं यहाँ पर, उसके अलावा कर्नल रणवीर सिंह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये यूपीएससी से रिलेटेड आपके कौन कौन से टॉपिक को ये कवर करता है तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नीमस के डायरेक्टर जामवाल सर, रणवीर सिंह जामवाल, ठीक है। माउंटेन कंचनजंगा को कवर किया गया, 3,000 किलोमीटर को कवर किया गया, पहली बार, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है अपनी तरह रहा है। चैलेंजेस क्या थे? टेरेन ऑब्वियस सी बात है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए, वेदर ऑब्वियस, वेदर एवलांचेस रहे, एवलांचेस मतलब जो हिमपात हो जाता है, हिम ऊपर से गिरने लगता है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स को लेके चलना इतने सारे। अगली बात, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा यहाँ पर दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, मेरी माटी मेरा देश, ये गवर्नमेंट का भी अलाइनमेंट इसके साथ में था। चलिए अगले क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर एमएसपी को यहाँ पर क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, जिसको अप्रूव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेयरमैनशिप के साथ में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एमएसपी को 14 खरीफ क्रॉप्स तक 2025-26 के लिए मार्केट सीजन पे यहाँ पर बढ़ा दिया गया। अप्रोक्सीमेटली इसके लिए 2.07 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर अलॉट किए गए, 2.07 लाख करोड़ रुपीज यहाँ पर अलॉट किए गए थे। और खासकर फोकस करी जा रही है रिनोवेशन प्राइसेस पे, इक्वलाइजेशन हो, इंश्योर किया जाए ये प्राइस, और साथ ही साथ में यहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है फार्मर्स को मिले, और प्रमोट किया जाए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से ग्लूटेन का बहुत इश्यू चल रहा है इंडिया और अदर जगहों पे, ठीक है, ओबेसिटी है। उसके साथ साथ में आपको पता होगा कि पीएम श्री, या ठीक है, एक श्री योजना हम लोगों ने चलाई थी, जिसके तहत जो कोर्स ग्रेन है आपके, ज्वार बाजरा मिलेट्स, ठीक है, उनको भी यहाँ पर लेके आना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पर एमएसपी क्रॉप्स के लिए, यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स के लिए यहाँ पर लाई गई है। ये इन्फॉर्म किया गया है बाय आर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, उनके द्वारा, अश्विनी वैष्णव सर के द्वारा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। खरीफ क्रॉप 14 है, हाईएस्ट जो मिला है वो 820 रुपए बढ़े हैं पर क्विंटल पे नाइगर सीड के लिए। रागी में आपके 596 रुपए बढ़े हैं, कॉटन में 589, 589, सॉर्गेसम में आपको 579। टोटल आउटले 2.07 करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। अगर मार्जिनल कॉस्ट में देखोगे तो बाजरा में 63% बढ़ा, मेज में 59%, तूर दाल में 59%, उड़द की दाल में 53% और अदर में 50% का मार्जिन यहाँ पर लेकर चले हैं। आई होप दिस इज क्लियर। और कहा गया है कि भाई ये जो एमएसपी है वो 1.5x कॉस्ट यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब ये बात समझना कि इसका कोई स्टैट्यूटरी लीगल नहीं है, ये पॉलिसी बेस पे है, पॉलिसी आई और बंद भी हो सकती है, यही थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका कोई स्टैट्यूटरी या एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। किसका? एमएसपी का। समझ में आया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से सीएसटीपी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी तरफ से यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया और उसी के थ्रू यहाँ पर ये काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल एंड कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस।
आई होप दिस इज क्लियर। श्री अन्न योजना, यस, श्री अन्न में श्री अन्न योजना, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं नाइगर सीड के लिए, रागी के लिए, कॉटन के लिए, कॉटन लॉन्ग स्टेपल्स के लिए, मीडियम स्टेपल्स के लिए कितने कितने बड़े हुए हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया, उसके पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। बाजरा पे 63% ये सब बता चुका हूँ। अलाइनमेंट अगर 2018-19 देखोगे तो 1.5 गुना यहाँ पर बढ़ाया जा चुका है, ऐसा सरकार कह रही है, ठीक है। इतने टन प्रोडक्शन किया जा चुका है 2014 से 15 के बीच में, अगर प्रोक्योरमेंट सरकार ले चुकी है इस प्रोक्योरमेंट को। हायर एमएसपी दी जा रही है आपके न्यूट्री सीरियल्स में, खास करके आप बात करो तो आपका ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, ठीक है, रागी है, क्लियर, इस तरीके से। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, फार्मर वेलफेयर हो सके, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो सके, पल्सेस ऑयल सीड पे फोकस करें, पैडी और व्हीट पर ओवर रिलायंस ना करें, ज्यादा उस पे ना दिखाएं, फूड सिक्योरिटी हो सके, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है बीडीएस सिस्टम से, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में अनाउंस कर दिया गया कि चीप रेट्स पर या बहुत लो रेट्स पर आपके राइस, व्हीट प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको पता होगा कोविड आया, उसके बाद सरकार ने यहाँ पे इनको फ्री भी कर दिया अप्रोक्सीमेटली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अभी 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 केजी प्रति पर्सन पर पर्सन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है, पर पर्सन। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, रूरल प्रॉस्पेरिटी। और वे फॉरवर्ड क्या है, ऑब्वियसली बात है, ज्यादातर क्रॉप्स रीजनलिटी पे आए, ठीक है, पल्सेस पे, वो मिलेट्स पे फोकस किया जा सके। स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिमांड होती है बहुत सारे फार्मर ग्रुप्स की। दैट आफ्टर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अवेयरनेस, इंक्लूजन, ठीक है, स्मॉल होल्डर्स को यहाँ पे लाया जाए। मेरिट डिमेरिट क्या है, ये देखो, ये 28 तारीख के न्यूज़पेपर की भी सारी की सारी आपके सामने डिटेल है, उसको आप पढ़ सकते हैं ईमानदारी से। फार्मर को प्रोटेक्ट कर रहा है मार्केट वॉलेटिलिटी से, भाई मार्केट में अचानक पैसा गिर गया तो भाई फार्मर्स को उसका मानदान मिलना चाहिए, ठीक है। इनकरेज करना एनवायरमेंट सस्टेनेबल क्रॉप्स को। डीमेरिट क्या है एमएसपी का, ये बड़ी ही बात हो जाती है, ठीक है, एमएसपी, ठीक है। फिस्कल बर्डन हो जाता है सरकार के ऊपर, अतिरिक्त अतिरिक्त दबाव यहाँ पर आ जाता है, खास करके कुछ क्षेत्र जैसे कि क्रॉप जहाँ पर मेनली व्हीट एंड राइस उगाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर आपको एक वाटर स्कैरिसिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल है, वो क्या है, डिप्लीट कर रहा है, बराबर नीचे जा रहा है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि राइस, शुगर केन जैसी क्रॉप्स बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, जहां पर पानी ज्यादा आपका लगता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी बातें हैं। मेनी स्मॉल फार्मर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल नहीं पाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा और बातें कर लेते हैं यहाँ पे। क्रॉपिंग के लिए अलग से थोड़ा बात करें तो आपको क्या देखने को मिलता है, क्रॉप कौन कौन सी होती है सर, विंटर क्रॉप, ठीक है। तो राबी, राबी कैसी क्रॉप्स है, विंटर क्रॉप्स है। खरीफ मॉनसून की क्रॉप्स है, मॉनसून में उगाई जाती है, ठीक है। जायद सर्दी समर्स की क्रॉप है, ठीक है। तो अगर राबी है तो अक्टूबर में और दिसंबर में इसको शोन किया जाएगा, मार्च वार्च में इसको, मई मार्च से लेके निकाल लिया जाएगा, जैसे बार्ली है, ठीक है, शुगर केन है, चना है, मस्टर्ड है, पी है, व्हीट है। खरीफ क्रॉप की बात कर रहा होता हूं मैं, तो जून जुलाई में इसको शोन किया जाता है, बोया जाता है, ठीक है। साउथ में थोड़ा अलग था मानसून चलता है इसका, ठीक है। सितंबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जैसे सितंबर में आप देखोगे जब दिवाली वाली आती है, राइस पैडी आपको देखने को मिलता है। फिर आपको मेज है, बाजरा है, कॉटन, सोयाबीन, पल्सेस, उड़द दाल, शुगर केन खासकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरे लेवल पे अगर बात करते हैं जायद क्रॉप्स, तो यहाँ पर आपको वाटरमेलन, क्योंकि ये समर सीजन में आता है, इनको शो किया जाता है अप्रैल मार्च में, लेकिन कटाई हो जाती है जून जुलाई में। मस्क मेलन, कुकम्बर, ज्यादा समर में ली जाने वाली चीजें, वेजिटेबल्स, ठीक है। ये अदर अदर आपको जो है स्कीम्स देखने को मिलेगी, जरा डिटेल में बात कर लेते हैं स्कीम्स को लेकर। चलिए, जैसे पीएम किसान बड़ी ही महत्वपूर्ण स्कीम है भाई, ठीक है, पता होना चाहिए। पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में लॉन्च किया गया था। 75,000 करोड़ रुपए 2019-20 में जब इसको लॉन्च किया गया था, इनिशियल बजट ये था। इस साल इसका बजट जो है वो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है, जिसमें क्या है, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाता है। 6,000 रुपए 3 किश्तों में यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं किसानों को। बेनिफिट क्या है सर, अभी तक 11.8 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं, इनको लाभ मिल चुका है, और इतना अभी सरकार यहाँ पर 2.8 लाख करोड़ रुपीज अभी तक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। फिर यहाँ पर बात आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो बीमा से रिलेटेड है, इंश्योर करना 2016 में लॉन्च किया गया था। उस समय 5500 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉन्च किया गया था, अभी तक इस साल 13,625 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉन्च किए जा चुके हैं।
क्रॉप को इंश्योर करना, नेचुरल कैलामिटीज से, ड्रॉट से, मान लीजिए आपका इंसेक्ट्स का कोई हमला हो जाता है या एक तरीके से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए कितने 27-35 करोड़ फार्मर्स यहाँ पर एप्लीकेशन दे चुके हैं। 1.37 लाख करोड़ रुपए का अभी तक यहाँ पर क्लेम किए जा चुके हैं। पीएम KSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई योजना है, इरिगेशन से रिलेटेड है। इरिगेशन सिस्टम को एक्सपैंड करना, इंप्रूव करना, वाटर अवेलेबिलिटी को 10,000 करोड़ रुपए इस साल के रखा गया है। नए इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन कवर्ड एक्सपैंड किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में लॉन्च की गई थी। ई नाम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नेशनल एग्रीकल्चरल मिशन। अल्टीमेटली क्या है, इसके थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट किया जा रहा है। जो एग्रीकल्चर है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे सारी चीजें डाल दी जाए, ताकि मिडिल मैन को बीच से यहाँ पर जो है हटाया जा सके। इतनी मंडीज को इंटीग्रेट किया जा चुका है, जो मंडीज होती है जहां पर किसान अपना सामान बेचने जाते हैं, उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। 1.8 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर रजिस्टर किया जा चुका है। नेक्स्ट, फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, ठीक है, इंक्रीज करना, प्रोडक्शन बढ़ाना राइस और पल्सेस इनका, ताकि इतने टन फूड ग्रेन सरकार को मिल सके और फिर वो डीबीटी के तहत सॉरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के तहत उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। सॉइल हेल्थ कार्ड 2015 में लाया गया था। सॉइल टेस्टिंग करना, उनके पीएच को देखना, उनके फर्टिलिटी को देखना, पीएच बैलेंस को देखना, ठीक है, एसिडिटी को देखना, एनपीके को देखना, उनमें जो है सोडियम, पोटैश एंड फॉस्फोरस की कमी है या नहीं है, किस तरह के खाद का यूज किया जा सकता है, ऑर्गेनिक खाद का यूज किया जा सकता है या नहीं, फर्टिलाइजर्स की एफिशिएंसी क्या है वहां पर ये देखना। पीएम आशा, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस से सपोर्ट करना, यही मैंने आपको कहा, एमएसपी से सपोर्ट करना, अभी मैं आपको यही पढ़ा के आ रहा हूँ। पीएम किसान या किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पीएम किसान तो पढ़ा दिया मैंने, 1998 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस इसको रिकॉर्ड किया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो, बता सकते हो, बताना जरूर भाई, ठीक है। फिर यहाँ पर है इजी इंटरेस्ट फ्री, यहाँ पर लोन दिया जा चुके, ठीक है, दिया जा सके, ताकि पोस्ट एंड प्री, क्या बोला मैं, पोस्ट एंड प्री हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट करने से पहले या बाद में उनकी जो भी वित्तीय जरूरतें हो, उनको यहाँ पर इस लोन से वो यहाँ पर क्या कर सकें, उसको यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत एग्री फंड, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कोल्ड चेन बनाना, वेयर हाउस बनाना, ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस समय जो है चर्चा भी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इसको प्रेस किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, आई थिंक, ठीक है, जनवरी में ही। प्रगति फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, फुल फॉर्म है यहाँ पर प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है मेजर ट्रैक करना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनकी सुध लेना, उनका प्रोग्रेस देखना कि भैया वो किस तरह से प्रोग्रेस में है, ठीक है, टाइमलाइन चल रही है नहीं चल रहा है, एड्रेस करना पब्लिक ग्रीवेंस, लेवरेजिंग इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें करना। तो अभी यहाँ पर कहा गया है 2025 मई में कितने प्रोजेक्ट हैं जो रिव्यू किए जा चुके हैं अंडर द प्रगति, उनकी वैल्यू क्या है। 373 प्रोजेक्ट, 373 प्रोजेक्ट्स आर रिव्यूड which were cost about 20.64 लाख करोड़, क्लियर है, 20 करोड़ 64 लाख के यहाँ पर, सॉरी 20 लाख करोड़ रुपए के यहाँ पर अल्टीमेटली सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर रिव्यू किए जा चुके हैं। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, प्रमोट करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंट्रल और स्टेट, फेडरलिज्म का मतलब ये सेंट्रल स्टेट आपस में मिलकर काम करे, ठीक है। ई ट्रांसपेरेंसी, मतलब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सीधी की जा सके, डिजिटल मॉनिटरिंग की जाए, पैसा कहाँ गया, कितना उस पर काम हुआ, किस तरीके से काम हुआ, ये सारी चीजें इंश्योर की जा सकें। फिर यहाँ पर बात आ जाती है सिटीजन सेंट्रिक, मतलब पब्लिक ग्रीवेंस एफिशिएंसी को लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं यहाँ पर पब्लिक ग्रीवेंस जो भी शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जा सके। आई होप दिस वाज क्लियर, क्लियर है, चलिए। अचीवमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अचीवमेंट है, गवर्नेंस रिलेटेड हाईवे बनाना है, पावर प्लांट है, इरिगेशन है, उसके अलावा कॉस्ट रिकवर करना, सर्विस डिलीवरी देना, पब्लिक ग्रीवेंसेस को मेंटेन करना, ये सारी बातें यहाँ पर करी जा रही है। तो ये शेयर किया है अप्रोक्सीमेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इतने करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को यहाँ पर देखा है, ठीक है, खास करके रेरा प्रोजेक्ट आपके जो है उन पर फोकस किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग आपको पता होगा, सॉरी मैं यूनाइटेड नेशन ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ग्राउंड ब्रेकिंग की केस स्टडी हुई थी ऑक्सफोर्ड स्टेट बिजनेस स्कूल, टाइटल किया था ग्रिडलॉक टू द ग्रोथ, हाउ द लीडरशिप इनेबल इन इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम पावर प्रोग्रेस। तो प्रगति इकोसिस्टम जो था, जिसको हम लोग यहाँ पर अभी की डेट में प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन बोल रहे हैं, उसकी यहाँ पर तारीफ करी गई थी ऑक्सफोर्ड के द्वारा। आई होप दिस क्लियर।
340 से अधिक प्रोजेक्ट हैं, इतने बिलियन तक के प्रोजेक्ट चल रहा है 2015 के बाद से। और ये यहाँ पर उसका एनरोलमेंट है 2025 के जनवरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो प्रेस किया था। तो मैं उसको भी यहाँ पर लेके आ गया आपके सामने, ताकि एक रिवीजन भी हो जाए आपका, ठीक है। तो प्रगति का फुल फॉर्म यहाँ पर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन है। 4 बार याद कर लो भाई, क्योंकि आने की संभावना बहुत है, ठीक है। चाहे यूपीएससी देख लो, चाहे एसएससी देख लो, या फिर आपका एसएससी में तो उतना नहीं, बैंक में आने की संभावना, करंट अफेयर ज्यादा यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। फिर नेचर कैसा है भाई, आईसीटी बेस्ड है, मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, पीएमओ के द्वारा कनेक्शन है, यूनियन सेक्रेटरीज हैं इसमें। 2015 में लॉन्च किया गया था। इंटीग्रेशन करना, कंबाइन करना पीएमओ के साथ में, अदर मिनिस्ट्री के साथ में, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन देखना मेजर प्रोजेक्ट का, इफिशियंसी देखना, कोई भी शिकायत है, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को, रिसेंट रिव्यू यहाँ पर इतने सारे प्रोजेक्ट का यहाँ पर किया है, ठीक है। खासकर रेरा पे फोकस किया जा रहा है। रेरा क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंप्रूव करना क्वालिटी ऑफ स्पेस ऑफ ग्रीवेंसेस, जो यहाँ पर होम बायर्स हैं, बड़े बड़े जो आपके बिल्डर्स हैं, वो एक तरफ होता क्या है यहाँ पे, देखो, जो होम बायर्स होते हैं, जो होम लेने वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक तरफ लोन सैंक्शन करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको एक प्लॉट या फ्लैट यहाँ पर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। बट जो बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, लोन तो सेक्शन करा लेते हैं, उसके बाद में ये बिल्डर इनको फ्लैट देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लोन सेक्शन हो गया, लोन कट रहा है, पैसा हो गया, लेकिन ये इनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा। बोलते हैं आज वो प्रोवाइड हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी कॉस्ट बढ़ रही है। तो एक तो क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है, पैसा इंक्रीज होता है साल भर साल में, ठीक है। जो पहले उन्होंने 1 सीआर में कोई फ्लैट खरीदा था, अब उसकी कॉस्ट बनने के बाद में वो पहुंच गई मान लो 1.3 सीआर, समझ में? तो अब 30 लाख को किस तरह से मैनेज करेगा भाई व्यक्ति। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी केसेस आए हैं जहां पे फ्लैट मिलता ही नहीं है सालों सालों तक। इधर वो ईएमआई भर रहे हैं, ईएमआई भर रहे हैं, अपनी लोन लिया हुआ है, लेकिन वो उस चीज का यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑल एलिजिबल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, मैंडेटरी कर दिया है रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाए नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। क्यूमुलेटिव इंपैक्ट किया गया है, अभी तक इतने प्रोजेक्ट देखे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये मैं भी आपको बता के आ रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ गया, ये सारी डिटेल्स हैं आपके सामने, इसको आप इत्मीनान से 2015 में लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है। इस बार इतने प्रोजेक्ट को यहाँ पर देखा गया है, ये सारी बातें। नेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की बात करी जाए, 29 को आपको देखने को मिलता है। प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन एंड कवरेज ऑफ द ऑल मेन एंड द वुमेन सर्विंग इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। शांति दूत के रूप में पीस कीपिंग मिशन में इंडिया का काफी बड़ा रोल है। इंडिया के काफी सारे सोल्जर्स पीस कीपिंग फोर्सेस, पीस कीपिंग मिशन में यहाँ पर जो है पार्ट करते हैं। 2025 की इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स की थीम है द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। क्या है भाई, द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। अगर इसमें बात करोगे इंडियन पर्सनल करंटली कितने हैं यहाँ पर, तो 5300 आपको देखने को मिलते हैं। 2003 में पहली बार इसको शुरू किया गया था, ठीक है। इस मिशन को, इस डे को 29 मई को मनाया जाता है। ग्लोबल पीस कीपिंग जो डिप्लॉय किया जा चुका है 70,000 कंटिजेंट को यहाँ पर ग्लोबली। 4,400 लोगों ने अपनी जान गंवाई है 1948 के पश्चात। आपको पता है यूनाइटेड नेशंस जब बनाया गया तो इसीलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कंडीशंस उत्पन्न ना हो। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में 1914 से लेकर 1919 के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 चला, उसके बाद में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। बट 1939 से 1945 के बीच में, 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो लीग ऑफ नेशंस का कोई इतना रोल रह ही नहीं गया, क्योंकि वो अपना काम सही से कर नहीं पाया ढंग से। तब यहाँ पर देखा गया कि भैया ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए और विसल ब्लोइंग के लिए, मतलब देखो कोई देश दूसरे देश से परेशान है, एक काम करो, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आओ, अपनी को बाहर निकालो, अपनी बात बोलो, ताकि गुट ना बन सके और एक दूसरे पर यहाँ पर वॉर जैसे कंडीशंस ना आए, पीसफुली क्या हो, पीसफुली यहाँ पर चीजों का रेजोल्यूशन हो, ठीक है। फिर भी बहुत सारी जगहों पर क्या देखा जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं, इसीलिए वहां पर क्या देखा जाता है, पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अभी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये सारी बातें हैं। इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर आपको देखने को मिलता है। इंडिया अभी तक टोटल अगर बात करोगे करंटली डिप्लॉय कर चुका है 5,300। मेन मेंबर कौन कहां पर किया भैया, एबी में, सीआर में, डीआरसी में, डेमोक्रेटिक कॉन्गो, रिपब्लिक कॉन्गो में, ठीक है, लेबनान, सोमालिया, साउथ सुडान, ज्यादातर आपके अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर इंसर्जेंसीज आपको देखने को मिलती है, वहां पर आपको ये सारी चीजें हैं। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन यूएन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन टॉस के तहत, टसू के तहत, यूएन टसू के तहत। क्लियर है, आई होप। इतने यूएन पीस कीपर्स की अभी तक यहाँ पर जो है लाइफ लॉस्ट हो चुका है, डेथ हो चुकी है। 4th सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इंडिया है, 5,300 कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस तरह सारे देशों में आपको देखने को मिलता है। लेगेसी इंडिया की 20,000 से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा अभी तक यहाँ पर हम भेज चुके हैं, अलग अलग 50 से ज्यादा मिशंस में।
रिकॉग्निशन किया गया है। रिसेंटली ट्रिब्यूट दिया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सर के द्वारा, जो कि सोशल मीडिया ट्रिब्यूट में कहा गया कि इंडियाज अप्रिशिएट द करेज एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ऑल पीस कीपर्स, यूएन पीस कीपर्स। चलिए, इस बार की थीम द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, ये आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोलते हैं वैसे, बट पाइप्ड नेचुरल गैस अली पुरंदर परेड ग्राउंड, जो कि आपका कहां पर, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में यहां पर लॉन्च किया है। अब है ये क्या चीज? अल्टीमेटली पाइप से एलपीजी का कनेक्शन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन पीएनजी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए 1010 करोड़ रुपए का इनिशियल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। क्लियर है? ताकि रीजन में एनर्जी लैंडस्केप में अगर बात करी जाए, एनर्जी के रिवर में क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल एनर्जी एंड रीपेबल पाइप डायरेक्ट टू हाउस यहां पर लॉन्च किया जा सके और बिजनेसेस में यहां पर भेजा जा सके। आई होप दिस विल बी क्लियर। वेरी गुड। कहां कहां पर हुआ है सर प्रोजेक्ट? अली पुरदौर और कूच बिहार में, कूच बेहर बोलते हैं, और ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलता है। क्लियर? टोटल कॉस्ट यहाँ पे 1010 से 1017 करोड़ रुपए की आई है। टोटल हाउस होल्ड यहाँ पर कितने कवर होंगे? 2.5 लाख हाउस होल्ड कवर होंगे। कमर्शियल कितने होंगे? 100 से ज्यादा जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल है उन पर कवर होगा। 19 सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया गया है। जॉब क्रिएशन होगा, गैस इकोनॉमी इंडिया यहाँ पर डेवलप अपने आप को करेगा। तो ये आपके इनसाइट्स है, ये सारी की सारी आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं। क्लियर? पर्पस क्या है सर? डायरेक्ट पीएनजी सप्लाई हो सके, क्लीन एनर्जी में यहाँ पर फोकस किया जा सके, ताकि यूज ऑफ इको फ्रेंडली, रिड्यूस इंडोर एंड आउटडोर पोल्यूशन कम से कम हो। क्योंकि पहले काफी हद तक जो महिलाएं थी वो ही क्या करती थी, जंगलों से या चीजों से लकड़ियां तोड़ के लाती थी, कोयला लेके आती थी, समझ में आया? और उससे वो क्या करती थी, खाना बनाती थी, कैरोसिन। ठीक है, तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, एक तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं थे, दूसरा जो उनका स्मॉग या धुआं होता था उससे बहुत सारी लंग्स रिलेटेड या ब्रोंकस रिलेटेड या ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते थे विमेंस को। क्लियर? अफोर्डेबल, रिलायबल भी है, कॉस्ट स्टडी है। ठीक है, कितने हाउस होल्ड कवर होंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अगली बातें यहाँ पर देखें जरा, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है? इसमें रहता है गैस बेस्ड इकोनॉमी इंडिया को बनाना है। इंडिया का जो इतना भी पार्ट है उसको यहाँ पर हम नेचुरल गैस से, अप्रोक्सीमेटली मिक्स गैस से 2030 तक जो नेचुरल गैस है वो लार्जली इंडिया के द्वारा ही हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस करें, गैस इकोनॉमी बने। जो आज 6% है वो 15% बन जाए 2030 तक, डोर स्टेप डिलीवरी हो। ठीक है, विकसित भारत हम लोग को डेवलप होना है भाई, और रीजनल एम्पावरमेंट है, ऑब्वियसली बात है, वेस्ट बंगाल को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए, ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रीजन है ना, ये गेटवे है भूटान और नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो रिच डाइवर्सिटी है इन सब चीजों को यहाँ पर डेवलप किया जाए। हाईली कंसंट्रेशन ऑफ एससी एसटी कम्युनिटी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू यहाँ पर चीजें लाई जाएंगी। 29 ही मई को इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है सिक्किम 50th एनिवर्सरी। आपको पता है कि 16 मई को जो सिक्किम है वो भारत का हिस्सा बना था, उसके अभी यहाँ पर 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 1975 के स्टेटहुड डे के उपलक्ष्य में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाने वाले थे सिक्किम, बट मौसम खराब इस तरह के कारणों की वजह से वो नहीं जा पाए, और बगडोदरा वेस्ट बंगाल से यहाँ पर अपनी जो भी विशेष थी उन्होंने यहाँ पर प्लेस करी, और साथ ही साथ में सवेको रैम्पो रेलवे लाइन को भी यहाँ पर क्या किया गया है, स्टार्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अटल सेतु कनेक्टिविटी के लिए सिक्किम के अंदर। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये जो लाइन है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये आपको पता होगा भाई, भारत का हिस्सा है ये, ठीक है, क्षेत्र में सिक्किम, और सिक्किम में ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का कॉर्नर में यहाँ पर आपको एक महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। यहीं से एक कनेक्टिविटी की जा रही है सिक्किम के लिए डायरेक्टली रांगपो तक। ठीक है, ये तो क्या लिखा गया है, सीवोको टू रैंगपो। आई होप दिस इज क्लियर। 44.9 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है इसका, जिसमें 28 ब्रिज, 14 टनल आएंगी। 85% रूट जो है वो टनल के अंदर आपको देखने को 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 1339, सीधे सीधे बोल दो भाई कि 1340 CR, समझ में आया? 1340 करोड़ रुपए यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइफलाइन होगा एक तरीके से, ये नेशनल हाईवे से जोड़ेगा सिक्किम को, जो है उसको ये कनेक्ट करेगा, उसकी जो रोड कनेक्टिविटी से अलग रेल कनेक्टिविटी को यहाँ पर ये लॉन्च करेगा। सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट रेल लिंक है भैया, ये ध्यान रख लेना। नाम क्या है वो भी ध्यान रख लेना, सेवो के रैंग हो।
ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इंडो चाइना बॉर्डर के पास में है, तो बूस्ट करेगा टूरिज्म, ट्रेड एंड नेशनल सिक्योरिटी को। उसके अलावा यहाँ पर 70% फिजिकल जो है प्रोग्रेस स्टेटस है यहाँ पे। क्लियर? अटल सेतु बनाया जा रहा है, 400 से अधिक नेशनल हाईवे यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया, 400 किलोमीटर से अधिक यहाँ पर पास्ट डिकेड में 10 सालों में कन्वर्ट किए जा चुके हैं, 100 किलोमीटर से अधिक रूरल डेवलपमेंट यहाँ किया है, इसके लास्ट माइल कनेक्टिविटी बात कर रही है, अंतिम पंक्ति तक यहाँ पर जुड़ाव किया जाए। अटल सेतु सिक्किम और दार्जिलिंग के बीच में कनेक्ट करने के लिए अटल सेतु बनाया जा रहा है। नामची डिस्ट्रिक्ट 500 बेड का 700 करोड़ रुपए के बजट के साथ में नामची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पैसेंजर रोपवे ऑफ सेंगो चिलिंग में बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर बूस्ट किया सके हिली टेरेन में। तो ये शॉर्ट में भी आपको चीजें मिल रही हैं ताकि आप लास्ट में चीजें कवर कर सकें। हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में 1975 में इसको स्टेटहुड दिया गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सिक्किम ग्रीन स्टेट है भाई, आपको पता है 2016 में पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था, पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था। फुल्ली बैन कर दिया था केमिकल फर्टिलाइजर्स को। सस्टेनेबल डाइवर्सिटी फिशिंग कल्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ग्लोबल एम्बिशंस यहाँ पर लाए गए ग्रीन मॉडल स्टेट के तहत। इको टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूथ स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो ऑब्वियसली बात है सिक्किम में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर स्पोर्ट एम्बिशंस में। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। पॉलिसी की बात करो, सबका साथ सबका विकास गवर्नमेंट की पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर आप लिख सकते हो। हिस्टोरिकल जर्नी की बात कर लो तो पहले हिमालयन किंगडम हुआ करता था और इसमें खास करके चोंग्याल चोंग्याल, ठीक है, आपका डायनेस्टी यहाँ पर थी, यहाँ पर, ठीक है, 1642 से। फिर एक यहाँ पर क्या कराया गया, कम्युनिकेट किया गया और 1973 में चोंग्याल एक ट्राइपेटाइड हुआ था, चोंग्याल सिक्किम स्टेट काउंसिल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, जिसमें वोटिंग हुई, रेफरेंडम हुआ, ठीक है, रेफरेंडम हुआ और 97% लोगों ने वोट किया, जो कि पूरी तरीके से मोनार्की को एबॉलिश करके, मतलब वहां पर जो राजा का अधिकार था उसको हटाकर इंडिया का यहाँ पर पार्ट बनने वाले थे और बन गए। क्लियर है? 76 अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था 16 तारीख को, इसीलिए स्टेटहुड डे 16 को मनाते हैं। देखो मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। इस बार की थीम है वेयर प्रोग्रेस मीट पर्पस एंड नेचर नर्चर्स ग्रोथ और ये सारी बातें आपकी बता दी। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं, एम का, ये मैं आपको डिस्कशन करूंगा ईमानदारी से थोड़ा सा समझाते हुए। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एक्चुअली ये क्या है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खास करके हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उन्होंने कहा भैया हम इसको बूस्ट करना चाहते हैं, इसको आगे लेके आना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिजिनस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात बहुत चल रही है। काफी हद तक एयर डिफेंस सिस्टम के तहत जहां पर 80% से ज्यादा हम लोगों ने इंडिजिनस हथियारों का प्रयोग किया है। और अल्टीमेटली अगर आप बात करोगे, अगर आप सुखोई की बात कर लो, मिराज की बात कर लो, मिग 21 की बात कर लो, एयरक्राफ्ट की बात कर लो, तो करंटली इंडिया के पास ज्यादातर जो है वो फॉरेन एड ही है, ठीक है। हम मिराज की बात करते हैं तो फ्रांस से आया है, मिग 21 की बात कर लीजिए, रफेल की, सॉरी, मिग 21 और सुखोई की बात कर लीजिए, वो हम लोगों ने रशिया से परचेज किए हैं। रफेल की बात कर लीजिए, करंटली हम लोगों ने परचेज किए हैं यहाँ पे आपके फ्रांस से, ठीक है। इंडिया खुद का एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ, स्टेल्थ मतलब ऐसे मटेरियल्स का यूज किया जाता है उस विमान पे, जैसे मान लो ये इस तरह से एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रडार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रडार जाता है और यहाँ से टकरा के वापस आता है, समझ में आया? इस तरीके से रडार क्या करता है, चीजें भेजता है और आता है, रिसीव कर लेता है, वही यहाँ पे है। यहाँ पे इस तरीके का मटेरियल का यूज किया जाएगा इन फ्यूचर, जो इस फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि ये क्या होगा, इस तरह के मटेरियल, इस तरह के पेंट का यूज किया जाएगा जो इस रडार के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट नहीं होने देगा, समझ में आया? ये गया और रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसकी वजह से इसको स्टेल्थ बोलते थे। स्टेल्थ इसीलिए बोलते हैं ताकि ये क्या हो, उस रडार सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? इसीलिए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो स्टेल्थ कहलाते हैं। स्टेल्थ, इनकी स्पीड हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसके साथ साथ में इनकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब कभी भी ये हवा में ही, ठीक है, कलाबाजियां कर सकते हैं, मुड़ सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, इस तरीके से मूव हो सकते हैं कभी भी, ठीक है। और रडार सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ना एकदम शातिर हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं और कहीं पर भी बॉम्बिंग करने के लिए प्रेफरेबल एसेट बन सकते हैं। तो इंडिया अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर स्टेल्थ, स्टेल्थ इसलिए बोल रहा हूं मैं, स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की बात कर रहा है, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की बात कर रहा है, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लॉन्च लेस होगा, सुपरसोनिक होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगर अपन बात कर लें तो क्या होगा, एडवांस एवियोनिक्स, एआई आपको देखने को मिलेगा। किसके थ्रू बन रहा है भाई, ठीक है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के तहत, एरोनॉटिक डेवलपमेंट
के तहत, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करें, चलिए आगे बात कर लेते हैं। राजनाथ सिंह सर ने यहाँ पर इसको लॉन्च देखा है भैया, ये एक प्रोटोटाइप आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से न्यूज में आपको आया था, ठीक है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ADA, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी, DRDO के अंदर है, उसको बनाने की बात कर रहे हैं। चलिए इसकी कंपैरिजन की जा सकती है F-35 ऑफ यूएसए, सुखोई Su-57 ऑफ रशिया एंड चाइना के J-20 के साथ में, ठीक है। 3 कंट्रीज हैं अभी की डेट में जिन्होंने अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जनरेट कर लिया, 6th जनरेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमने जो राफेल परचेज किया है वो 4th जनरेशन का है, लेकिन हमने उस पर इतने एडवांसमेंट किए हैं अभी की डेट में कि 4.5 जनरेशन का वो उस समय क्या बन चुका है, एक एयरक्राफ्ट बन चुका है। स्टेल्थ नहीं है, उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हुआ है कि वो रडार को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट ना होने दे, ठीक है। तो ये AMC है, डिटेल में बात होगी, समझ गए। AMC इंडिया का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट बनाने की बात चल रही है, एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO के अंदर जो है, जिसमें लो रडार विजिबिलिटी हो, सुपर क्रूजी हो, मतलब एबिलिटी हो फ्लाई करने की सुपरसोनिक स्पीड पे, आफ्टर बर्नर विदाउट आफ्टर बर्नर, क्योंकि होता क्या है जो इंजन यूज होता है ना इसके अंदर, अभी कावेरी इंजन की बड़ी बात हुई थी, अगर आपको पता होगा, ठीक है ना। इसमें इस तरह के मटेरियल्स का यूज किया जाता है जो हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, एब्सॉर्ब कर सके। आपको पता होगा कई सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1000 से 1500 या 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं, मेल्ट आउट हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये इंजन अपने लेवल में 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान भी रिलीज करते हैं। तभी तो क्या करेंगे, इतनी ह्यूज एनर्जी रिलीज करेंगे, तभी तो ये थ्रस्ट पैदा होगा, थ्रस्ट पैदा होगा, ये आगे की ओर न्यूटन के 3rd लॉ के तहत एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आगे की ओर मूव करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, थ्रस्ट यहाँ पैदा होगा। समझ में आया। तो ये चीजें होती हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जिसपे कि अभी की डेट में 60% से या 70% से ज्यादा मोनोपोली जो है चाइना करके बैठा हुआ है। क्लियर है। इस तरह से मटेरियल यूज किए जाते हैं, उनकी बहुत सारी मेटलर्जी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब कुछ लगाया जाता है, तब जाके एक इंजन बनता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एडवांस एवियोनिक्स होना चाहिए, कभी भी किसी तरीके से कलाबाजी मार ले पीछे, अगर कोई दुश्मन यहाँ पर एयरक्राफ्ट लेके आया हुआ है तो उससे बच कैसे सके, मनूवरिंग करना, चेंज कर लेना अपने पाथ को बार बार, AI असिस्टेंस हो, ठीक है। ये सारी चीजें, तो जॉइंट वेंचर की यहाँ पर बात चल रही है। अगली बात यहाँ पर कही जा रही है, आत्मनिर्भर भारत के तहत यहाँ पर बनाया जाएगा और रिड्यूस किया जाएगा फॉरेन डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड इंपोर्ट्स। अब थोड़ा देख लेते जरा, फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसको अभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, 5th जनरेशन बोल रहे हैं ना। फर्स्ट जनरेशन क्या थे भाई, सब सोनिक थे, जो साउंड की जो थी ना, 332 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो थी, इसको यहाँ पर कम कर सके, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को यहाँ पर क्या किया उसके कम किया जा सके। मीटर पर सेकंड था, सॉरी, वही मैं थोड़ा सा 340 मीटर पर सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाउट था मुझे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, सब सोनिक, बेसिक एवियोनिक्स, जैसे मिग 15 यूएसएसआर का था, F-86 यूएसए का था। सेकंड सुपरसोनिक आ गए रेडार को यहाँ पर देखते हुए, ठीक है। फिर थर्ड इंप्रूव किया एवियोनिक्स और मिसाइल्स यहाँ पर ऐड हो गई, जैसे कि यूएसआर का मिग यहाँ पर, सेकंड मिग 21, मिग 23, F-104, F-14, ठीक है, F-4 सॉरी। 4th जनरेशन फ्लाई बाय वायर, सुखोई 21, 27, Su-37, ये इंडिया के पास है अभी डेट में। F-16 4th जनरेशन है, और ये F-16 जो है वो पाकिस्तान को दिया हुआ है यूएसए ने। J-10 चाइना के पास में। AESR रडार के साथ में पार्शियली स्टेल्थ है, थोड़ा बहुत स्टेल्थ है, 4.5 जनरेशन के साथ में। सुखोई 35 रशिया के पास में। राफेल फ्रांस ने बना लिया, इंडिया के पास आ गया अभी। J-11B चाइना के पास में, ठीक है। 5th जनरेशन अल्टीमेटली आपका फुल्ली स्टेल्थ है, सेंसर फ्यूजन है, सुपर क्रूज है, बहुत 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 तेज है, ठीक है। इंडिया यहाँ पर अब एंट्री मारने का प्रयास कर रहा है, F-22, F-35, Su-57 और J-20, ठीक है। हाइपोथेटिकल अभी बनाने की बात चल रही है 6th जनरेशन की, और ड्रोन कंट्रोल कर सके, डायरेक्ट एनर्जी वेपन की तरह यूज हो सके, डेवलपमेंट में है, फ्यूचर एस्पेक्ट है, देखा जाएगा आगे, ठीक है। तो इन फ्यूचर इनको कॉम्बैट करने के लिए अब इंडिया यहाँ पर बात कर रहा है, 25 मिलियन US डॉलर अभी यहाँ पर जो है टारगेट रखा गया है। आई होप क्लियर है। तो मेरा क्वेश्चन है, टारगेट कब तक का है कि हम इसको डेवलप कर लें, तब तक का टारगेट यहाँ पर रखा गया है, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है,
ज्योतिरादित्य सिंधिया सर के बारे में बात कर रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी मिनिस्टर है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 8 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के 2025 में इंडिया में ही होगा, और ये होगा भारत के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर के मध्य इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जिसकी थीम है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्म। इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्म, इसको लिंकेज किया जा रहा है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 के साथ में। 9 क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। 4 क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। 5 जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, और 8 डिसेंट वर्क की बात करता है। चलिए बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पर दिया है। सिग्निफिकेंस है भैया थीम का, इनोवेशन है, डिजिटल इंडिया की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि हम 5G to 6G हम यहाँ पर जा रहे हैं, डिजिटल इंक्लूजन कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। संचार मित्र स्कीम भी लॉन्च की गई है यहाँ पे। स्टूडेंट वॉलंटरी लेड इनिशिएटिव स्प्रेड द टेलीकॉम अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल एम्पावरमेंट, ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर लॉन्च किया सके। इसको रिलेटेड एक न्यूज अभी रिसेंटली आई, EFIR, ठीक है, सॉरी, 0 FIR, ठीक है, 0 FIR से E0 FIR बना है। तो क्या है भाई, बताना जरा। आपको पता होता है कि भाई FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है, जिसके तहत आप जो भी क्राइम हुआ है उसकी पहली जो रिपोर्ट करते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो पुलिस या जांच एजेंसी के सामने रखी जाती है, ठीक है। 0 FIR का मतलब ये होता है, मान लो एक घटना एक्स वाई जगह पर हुई, अब उसके क्षेत्र का कोई पुलिस स्टेशन है, उसके अलावा आप एक्स किसी और जगह पर वो क्या कर सकते हो? 0 FIR कर सकते हो। क्लियर है? EFIR इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो रही है, ठीक है। E0 FIR का मतलब वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये पता होना चाहिए। युवा शक्ति, ठीक है, क्लियर। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया सर है, स्पॉटलाइट किया है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी बातें हैं। 8 से 11 के मध्य होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के लिए दिए जा चुके हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये सस्टेनेबल गोल यहाँ पर फिर से आ गया, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। किन किन क्षेत्रों में दिए गए हैं ये अवार्ड? टेलीकॉम इनोवेशन, स्किलिंग, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, ऐप डेवलपमेंट। 3 साल का जो कंट्रीब्यूशन था उसको लेकर यहाँ पर बात करी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, पोलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नैक्स के साथ में मिलकर भैया ये बोला है, पहली रिपोर्ट निकाली है भाई ILO ने। ILO ने नैस्क जो कि पोलैंड बेस्ड संस्था है उसके साथ में मिलकर एक रिपोर्ट निकाली, जिसमें कहा है भैया जनरेटिव AI, जेन AI के थ्रू जॉब की ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमिनेशन कितनी कर सकती हैं, जॉब वर्ल्ड वाइड कैसे हो सकता है, इंप्लीकेशन क्या है इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, जेंडर इक्वालिटी पे, क्योंकि मेल और फीमेल, ठीक है, दोनों आपके अलग अलग इंपैक्ट हो रहे हैं इस जनरेटिव AI के आने के पश्चात। समझ में आया? तो यहां पर ये बोला है कितना प्रतिशत रिस्क है जनरेटिव AI का जॉब पोटेंशियल में, जॉब में रिस्क आने का 25% यहाँ पर बातें चल रही हैं। देखो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड जॉब्स। चलो जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वुमेन रिस्क 4.7% है, मेन रिस्क 2.7% है। ILO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। करंटली यहाँ पर टोगो के गिलबर्ट एच हॉगबो करंट चेयरपर्सन है। ILO के मेंबरशिप की अगर बात करोगे तो 187 मेंबर्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट 1919 में किया गया था। इंटरनेशनल, दुनिया का पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको देखा जाता है। 25 आपके प्रतिशत जॉब यहाँ पर लूज होने की बात कर रहे हैं। हाई इनकम ग्रुप में 34%, हाई इनकम कंट्रीज में 11%, लो इनकम कंट्रीज में, वुमेन्स में 2.7%, मेंस में 2.4% यहाँ पर कैटेगरी में जॉब फॉल होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। चलिए इंप्लीकेशंस क्या है? स्किल और एजुकेशन को बढ़ाना, ताकि आप स्किलिंग कर सकें, AI ड्रिवन वर्क को, चैलेंजेस को, यहाँ पर AI को समझना बहुत जरूरी है। AI को करंटली आने वाले समय में AI किस तरीके से जॉब पे चीजें करने वाला है, आपका एक तरीके से हेल्पर भी हो सकता है AI, ठीक है, उसको अच्छी तरह यूज करोगे। जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लेबर मार्केट पे भी यहाँ पर फोकस किया गया है। कहा गया है एम्फोसिस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, टास्क, चैलेंज, ऑर्गुमेंटेशन ओवर एलिमिनेशन, मतलब उसको उस चीजों को समझना और एलिमिनेशन चीजें हो रही हैं। सजेस्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर दी प्रोडक्टिव एंड न्यू जॉब क्रिएशन इन दी मर्ज्ड वेल्थ। इंडिया में बात करी जा रही है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, SDGs की, जेंडर इक्वालिटी की, डिजिटल वर्क की, क्लियर है।
तो ये सारी बातें एआई से रिलेटेड जो है आपको बहुत सारी चीजें कंटेंट मिलते रहेंगे अभी आगे आपको, ठीक है। वर्ल्ड मेस्टुरेशन हाइजीन हर साल 28 मई को अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, ताकि वुमेन्स की हेल्थ और मेस्टुरेशन हेल्थ खास करके उनमें जो ब्रेक टैबूज हैं उनको यहाँ पर नेग्लिफाई किया जाए, प्रमोट किया जाए, इक्विटी अवेयरनेस डेवलप की जाए। इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की यहाँ पर 28 ही तारीख क्यों रखी गई है? क्योंकि 28 डेज की साइकिल होती है, इसीलिए 28 रखा गया, ये ध्यान रखेगा थोड़ा सा, ठीक है। 28 मई टुगेदर फॉर पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। इनिशिएशन किया गया है वॉश, जो यूनाइटेड जर्मनी बेस्ड एनजीओ संस्थान है। सिंबलाइज करता है 28 डेज की साइकिल्स को। 5 डे ऑफ द ब्लीडिंग बहुत होती है, बहुत सीवियर होता है, ठीक है। और साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और इंडिया में किस तरीके से चीजें चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पर फोकस किया गया है। चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। इसको शुरू किया गया था जर्मन एनजीओ वॉश के द्वारा 2013 में, ठीक है। 2014 से इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। 28 दिन में जो 5 दिन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ब्लीडिंग के, 28 दिन होते हैं, 28 दिन बाद में यहाँ पर नॉर्मलाइज करना, सेफ टैबू को हटाना, एजुकेशन को लेके आना, सेफ फैसिलिटीज को लेके आना, ताकि बहुत सारे गांव में आज भी आप देखने को मिलेगा कि जो जो वेस्ट क्लोथ होता है, गंदा कपड़ा होता है, उसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फेक्शंस महिलाओं में आपको देखने को मिलता है, महिलाओं में फैल जाता है, बच्चियों में फैल जाता है, ठीक है। तो इस टैबू को दूर करना ये मेन एक्ट है। 25 दिसंबर, ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, सॉरी 28 दिसंबर। नेक्स्ट, मेस्टुरेशन हेल्थ एंड हाइजीन ग्लोबल इनहांस ट्रांसपेरेंसी लेके आना, चीजें लेके आना। स्कूलों में एडोलसेंस के दौरान लोकल बिजनेस के साथ में इसको सैनिटरी पैड नैपकिन्स को यहाँ पर प्रमोट करना। पीरियड पर्स कनाडा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। एजुकेशन लेवल पे बात करें, 29% स्कूल ग्लोबली अगर बात करी जाए तो इतनी एजुकेशन है। सेंट्रल एशिया और सदर्न एशिया में 84% सेकेंडरी स्कूल में इस तरह की एजुकेशन ऑफर करी जाती है। प्राइमरी एजुकेशन इस तरह से ऑफर करी जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट इतना है। स्कूल एब्सटेनमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 19-21 में हुआ है, इसमें 90% के आसपास और 72.3% के आसपास रूरल वुमेन यहाँ पर हाइजीन मेथड को 15 से 24 वर्ष की उम्र में यूज करते हैं। ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज आपको देखने को मिलती है बिहार, मध्य प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में। पॉलिसी के तहत नेशनल हेल्थ मिशन, आशा वर्कर्स और एनजीओ के साथ मिलकर इस गैप को दूर करने की बात कर रहे हैं। चलिए, 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पद्मकांति, 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पद्मक्रांति, ठीक है, वीकेपी, 16 वर्षीय हैदराबाद के नौजवान हैं। इन्होंने सेकेंड दुनिया के एक पर्सन बने जिन्होंने सात की सात दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियों को यहाँ पर जो है क्लाइंब किया है। 16 वर्ष की उम्र है, ठीक है। इसके पहले का जो रिकॉर्ड 17 वर्ष में था, काम्या कार्तिक ने, और ग्लोबल रिकॉर्ड होल्डर हैं जॉर्डन रोमियो यूएसए के, 15 वर्ष में 2011 में किया था इन्होंने। मतलब सोचो 11-14 वर्ष में ये लोग 15 वर्ष में इस तरीके से चीजें कर रहे हैं यार, ठीक है, बढ़िया बात है। 7 समिट कौन कौन सी है भैया? एशिया में एवरेस्ट है, एकांका गुआ है साउथ अफ्रीका में, डेनली है नॉर्थ अमेरिका में, एल्बरूस यूरोप में, किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कॉस्किवोस्को है, और वेंसन है आपका एंटार्क्टिका में। तो ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, इससे एनईपी को कंटेन किया, एनईपी को टच किया गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। तो ये आप देख पा रहे हैं यंग पर्सन है, ठीक है। इसके पहले जॉर्डन रोमियो, जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ये सारी बातें करी थी। शुरुआत करी थी 11 वर्ष की एज में माउंट उत्तराखंड में, यहाँ पर माउंट रुद्रगिरी पे, रुद्रगिरिया, ठीक है। एनईपी से कनेक्ट किया गया इसको, ठीक है, कि एनईपी फोकस कर रही है ऑल राउंड डेवलपमेंट में, लाइफ स्किल्स में, नॉट जस्ट एकेडमिक, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज, रेजिलियंस, इन सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीआई ने रिसेंटली यहाँ पर अपग्रेडेशन किया है, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ द केवाईसी में, नो योर कस्टमर। हाई रिस्क वैल्यू में अगर बात करोगे 2 सालों में यहाँ पर हाई रिस्क वाले जितने भी होंगे उनको यहाँ पर 2 सालों में अपने अपग्रेडेशन करना पड़ेगा केवाईसी का, नो योर कस्टमर्स का, ठीक है। तो नो योर कस्टमर्स में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो फोटोग्राफ होता है, ठीक है, दूसरा होता है आईडी प्रूफ, और दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ, आई होप तो समझ क्लियर। तो ये सारी चीजें आपका यूज करी जाती है। दूसरी बात यहाँ पर करूं मैं, तो स्ट्रीमलाइन करना केवाईसी को, रिड्यूस करना कंप्लायंसेस को, इनहांस करना कन्वीनियंस को लोगों के, और एएमएल सीएफटी लॉस के साथ में।
सीडीडी लेवल यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, हाई रिस्क पे 2 साल, ठीक है, हाई रिस्क पे 2 साल, मीडियम रिस्क पे 8 साल, लो रिस्क पे 10 साल, ये क्राइटेरिया आपका बनाया है। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे, केवाईसी नो योर कस्टमर, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई के द्वारा यहाँ पर दी जा चुकी है। केवाईसी है क्या, पर्सन जो बैंक से या फाइनेंशियल चीजों से जुड़ा हुआ है, क्यों लाया गया, बेनामी खाते बेनामी संपत्तियां यहाँ पर लॉन्च करी जा रही थी बहुत पहले। तो मेरा क्वेश्चन है, केवाईसी का कॉन्सेप्ट किस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पे आया है, ठीक है, जो इलीगल एक्टिविटी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पता तो चल पाए भाई पैसा किसका है, कहाँ से आया है, समझ में आया, ये सारी चीजें कंप्लायंस को यहाँ पर लाया गया। तो केवाईसी अपडेट एनी ब्रांच, कस्टमर कैन केवाईसी अपडेट कर सकता है किसी भी ब्रांच में, कोई ऐसा नहीं कि अपनी होम ब्रांच में कन्वर्ट करेगा, रीएक्टिवेशन कर सकता है डोरमेंट अकाउंट इन ऑपरेटिव अकाउंट को किसी ब्रांच से, ठीक है। वीडियो केवाईसी वीसीआईपी वीडियो केवाईसी, तो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, बैंक ऑफर करेंगे, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के सेट में यहाँ पर इसको रिमोट एंड रूरल एरियाज में लॉन्च किया जाएगा, ताकि ऑब्वियसली बात है, क्या होता है देखो, बहुत सारे बैंकों में जो प्रोसेस होती है बहुत लेंदी होती है, बहुत लंबी होती है, आज भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो उतना एजुकेशनली बोल दिया जाए या लिटरेसी के लेवल पे साउंड नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है, उनको नहीं पता होता। आप भी जाके देखो गांव खेड़े एरिया में आज भी जो है ना, बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं, वो अगर साइन नहीं कर पाते हैं तो काफी देर तक उनको जो है एक तरीके से इसको ऐसा बोला जाए, भाई ऑब्वियसली बात है, बैंक के रूप में अगर देखोगे तो वो एम्प्लॉय दिन भर के 50 कस्टमर 100 कस्टमर 200 कस्टमर देख रहा है, तो वो भी क्या कर जाता है, अपने आप में पैनिक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा ही ना ऐसे इन अनऑथराइज अनअप्रोप्रिएट तरीके से उनको उनको उनसे बात करी जाती है, उनको एक तरीके से हराश किया जाता है, ये सारी भी चीजें भी होती हैं बोथ साइड से। तो ये चीज समझनी चाहिए कि हम उस जगह पर आए हैं तो हमारी एक सर्विस देना एक ड्यूटी है, ठीक है, उस ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से निभाएं, ठीक है। नहीं पता है उसको, हम अगर उस चीज के जानकार हैं तो हम इस आसानी से उसको समझाने का प्रयास करें, समय दें, ठीक है, तभी आप ब्रांच में एक अच्छे अनुभव को प्राप्त कर पाएंगे, और एक तरीके से जो समाज की सेवा करने के लिए आप और हम सरकारी सेवाओं में आना चाहते हैं, वो पूर्ण रूप से हम कर भी पाएंगे, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस अलायंस ऑफ दी, कौन कौन से लॉज इसमें ऐड किए गए, यूएपीए ऐड किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग ऐड किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000, ठीक है। चलिए, सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, तो रिपोर्टिंग करना, ठीक है, ये सारी बातें, हाई रिस्क लो रिस्क, ठीक है, तो इसको आप इत्मीनान से देख सकते हैं। माइनर को भी यहाँ पर 2025 से एज 10 से अबव को इंडिपेंडेंट ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, टर्म डिपॉजिट एंड अदर बेनिफिट ले सकते हैं ब्रांच से। अगला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये राइट नाउ, आरबीआई का डिसीजन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि इस पे ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर अभी जो है 2 लाख तक यहाँ पर कोई नियम की सख्ती नहीं बताई है। अभी है क्या क्वेश्चन, देखो, आरबीआई ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट, ठीक है, जिसमें वो स्टैंडर्डाइज कर रहा है गोल्ड लोन से रिलेटेड और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, कि कुछ गाइडलाइंस लानी है, जो भी यहाँ पर लोन लेने के लिए आ रहा है ओवर द गोल्ड, ठीक है, वो क्या करेंगे, ठीक है, जो भी गोल्ड वो जमा कर रहे हैं उनकी प्रॉपर रिसिप्ट्स लेकर आएंगे, समझ में आ रहा है, जो भी पेपर होगा वो लेकर आएंगे, तब जाके उनको लोन मिलेगा। साउथ के रीजन्स में काफी हद तक क्या होता है, गोल्ड से रिलेटेड ना बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे किसान होते हैं या छोटे आपके एमएसएमईज होती है, वो क्या करते हैं, गोल्ड लोन बहुत लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ज्यादा अगर पेपर वर्क होगा तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, तो ये हुआ भी, साउथ के जैसे तमिलनाडु राज्य है, उन्होंने फॉर्मल लेटर लिखकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस बात से अवगत कराया, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कहा है कि हाँ, अब 2 लाख तक के लिए कोई भी नियम की सख्ती नहीं रखी जाएगी, समझ में आ गया। अब देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, ठीक है। These guidelines enhance the transparency and ensure the protection and risk management of the gold loan sectors. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोन टू वैल्यू रेशियो है आरबीआई के नए ड्राफ्ट में, वो 75% कर दिया गया है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, ठीक है। तो अल्टीमेटली बैंकिंग के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है, देखो, लोन टू वैल्यू रेशियो बेसिकली ये जान लो कि लोन चुकाना है, जैसे मान लो आपने ना 1 करोड़ का लोन लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लोन में बात कर रहा हूँ मैं, गोल्ड लोन में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, 1 CR का लोन लिया, तो आप जो यहाँ पर सिक्योरिटी जमा करोगे, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, आपने घर के पेपर रखे, कुछ भी रखा, तो वो अप्रोक्सीमेटली 90% वैल्यू का होना चाहिए, कल की डेट में अगर चुका नहीं पा रहे हो तो आपकी सिक्योरिटी बेच के कम से कम थोड़ा पैसा रिकवर कर लिया जाए, समझ में आया। तो 90 लाख रुपए तक का यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो, समझ में आया। अब यहाँ पर जो कि पहले क्या था, पहले आपका 80% था, उसको कम करके यहाँ पर 75% कर दिया है आरबीआई ने, लोन टू वैल्यू रेशियो, ठीक है। तो पहले कोविड-19 में टेम्परेरी रिलैक्सेशन दिया था 80% का, अब उसको 80% प्रपोज 70% प्रपोज किया गया है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये है, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है कि भैया स्मॉल टिकट बोरोवर्स जो होंगे उन पर ज्यादा सख्ती नहीं की जाएगी। चलिए, डेफिनेशंस क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है।
की प्रपोजल यहाँ पर लोन टू वैल्यू रेशियो का किया है। इफ गोल्ड प्लेज, गोल्ड रख के 100 रुपए भी लिया जा रहा है तो उस मैक्सिमम सैंक्शन किया जा सकता है 75 का लोन का। समझ में आया? तो लोन टू वैल्यू रेशियो का है ये, ठीक है। कोविड में ये 80% का था लिक्विडिटी एसेट के लिए। प्रूफ ऑफ गोल्ड ओनरशिप होना चाहिए। अब देखो, प्रूफ का ही तो मसला चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम यही आ रही है। इसको थोड़ा सा जो है, ये मतलब मनी थॉट है, थेफ्ट है, फ्रॉड से आया हुआ गोल्ड है। आरबीआई तो चाहता है यहाँ पर क्या कि पूरा जो काम है वो लीगली हो, ठीक है, चीजें जो है वो सही तरीके से हो। लेकिन अल्टीमेटली होता ही है कि ज्यादा चलती नहीं उस हिसाब से, प्रैक्टिकल दुनिया में उतना होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन है उसने मान लो गोल्ड लिया लेकिन रिसीट नहीं ली, ठीक है, या एंसेस्ट्रल गोल्ड उसके पास आया है, मतलब पेरेंट्स टू पेरेंट्स तो गोल्ड उसके पास आ गया, आज उसको कुछ बिजनेस करना है तो वो गोल्ड रखेगा, तो उसके लिए रिसिप्ट्स है क्या, पेपर है क्या उसके पास, पूरे नहीं होते हैं। समझ में आया ना? ये बड़ा एक इशू हो जाता है इंडियन सोसाइटी में। तो इम्पैक्ट क्या है? कस्टमर प्रोटेक्शन, कस्टमर रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवर बोरोइंग ना कर सके, रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए एलटीवी लेके आया गया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर फ्रॉड इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए आया है। कॉन्टेक्स्ट, इंडिया की गोल्ड मार्केट इंडिया में 5 लाख करोड़ रुपए की है करंटली। 5 लाख करोड़ रुपए बहुत होता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली ना एक क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट से, ओके अभी आवाज आ रही है क्या? चलिए, तो गूगल एलएलसी ने यहाँ पर, मैं क्या बता रहा था, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का एक क्वेश्चन जो है, माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई फीचर अभी यूपीएससी में भी आपका क्वेश्चन किया जा चुका है, यूपीएससी 2025 में आ चुका है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें, एआई डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इस पे फोकस होता है। अब एक एक क्वेश्चन की कीमत आप सभी को पता है, क्योंकि एक ही नंबर से यहाँ पर जो है प्री में या फिर सिलेक्शन में होता है, एक एक नंबर से आपका यूपीएससी के अंदर खास करके बात समझ लीजिए कि भाई रैंक जो है वो अंडर 20-30 जो है चेंज हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर एआई मैट, यहाँ पर एआई मैट्रियोक्शा, मैट्रियोक्शा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। एआई मैट्रियोक्शा गूगल आईओ डेवलप कॉन्फ्रेंस के अंदर लॉन्च किया गया है। ये पहली बार रिकंस्ट्रक्ट किया गया है एआई अक्रॉस ऑल ग्लोबल रेफरेंस को लेकर। क्लियर है? तो रिलेटेड इसका नाम कहां से रखा गया है? ये जो नेस्टिंग डॉल है इस पे इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। किस चीज पे रखा गया इसका नाम? नेस्टिंग डॉल पे यहाँ पर जो है रखा गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। वेरी गुड। तो ये जो है काम किस पे करेगा? पहले तो कोर जो जेमिनी एआई के मॉडल हैं, आयरन वुड है 7th, जो टीपीयू पे चलते हैं। टीपीयू अगर बात करें, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। 5 एक्साफ्लॉप कंप्यूटिंग पे चल रहे हैं, इंप्रूव करेंगे परफॉर्मेंस को 20 से 30% अप्रोक्सीमेटली। और उसके अलावा जो अलग अलग एपीआईज हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। सुंदर पिचाई करंटली यहाँ पर सीईओ हैं यहाँ पर गूगल के, और 1998 में इसको जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। यस, वो क्वेश्चन था जो अमेजोन से, अमेजोन पे क्वेश्चन देके पूछा गया था वो क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट का। वो क्वेश्चन था आपका मेजुराना, ठीक है, मेजुराना चिप 1, ठीक है, मेजुराना 1 चिप इस तरीके से लॉन्च किया था। डीप लर्निंग मशीन, सबसेट ऑफ मशीन्स पे था क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर बी में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 के आसपास आपको सेट नंबर बी में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इवन दो यूपीएससी में भी बड़े अच्छे लेवल पे। तो मल्टी लेयर्ड एआई को सिस्टम बनाया गया है एआई मैट्रियोक्शा के द्वारा। रशियन नेस्टिंग डॉल विद गूगल कोर एआई सेंटर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और अल्टीमेटली यूनिफॉर्म एआई इंटीग्रेशन, मतलब एक साथ सारा का सारा प्रोग्राम एक ही जगह पर आ जाए, इंटरकनेक्टिविटी हो जाए सारे के सारे जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड द जेमिनी 2.5 मॉडल, कोर एआई पावर्ड बाय जेमिनी 2.5, जो कि कॉम्प्लेक्स रीजनिंग को, कॉम्प्लेक्स कोडिंग को यहाँ पर कर सकता है, जो बहुत टफ रीजनिंग है उसको भी आंसर यहाँ पर कर सकता है। जेमिनी 2.5 फ्लैश एफिशिएंसी के थ्रू लाया गया है 20-30% जेमिनी, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि क्या करेगा, 24 लैंग्वेज में टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। आयरन और टीपीयू क्या है सर? टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये वो प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो फ्लोटिंग पॉइंट पे बहुत तेजी से गणना कर रही होती है। अब गणना का मतलब समझो जाए, स्मार्टफोन जो होते हैं वो किलो और मेगा और गीगा पे गणना कर रहे होते हैं, बहुत तेजी से वो फ्लॉप कर रहे होते हैं, अपनी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। कंप्यूटर किलो, मेगा, गीगा और टेरा पे कर रहे होते हैं ना, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से चीजें होती है। सर्वर मेगा, गीगा, टेरा, पेटा पे करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा पे करते हैं। तो ये यहाँ पर एक्सा 5 एक्सा फ्लॉप्स पे, एक्सा फ्लॉप्स पे यहाँ पर चीजें चल रही हैं। कंप्यूटिंग की पावर बोलते हैं इसको, कितनी तेजी से 7th जनरेशन आयरन वुड है ये, क्लियर है, टीपीयू बोलते हैं।
और ज़्यादातर इन सबका यूज़ जो है ना एआई कंप्यूटर, क्योंकि एआई का मतलब ही क्या है, इसके सामने पूरी की पूरी क्या है, लाइब्रेरी है, जो भी इंटरनेट पे चीज़ें रखी हुई हैं, उन सभी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, जितनी जानकारी इंटरनेट पे पड़ी हुई है भाई, उसको जल्दी से जल्दी समझना, कॉम्प्रिहेंड करना और उसका आंसर करना। आप देखते हो मिली सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स के अंदर यहाँ पर जो है एआई आंसर करता है। चाहे वो आपका टेक्स्ट टू स्पीच हो, टेक्स्ट टू यहाँ पर जो है एलएलएम हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको कहा जाता है, या टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन हो, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन हो, कितनी जल्दी सारी चीज़ों को बना लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है? जनरेटिव मीडिया मॉडल कॉन्टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी, इमेजिका फॉर वाई वीओ3, ये तो भैया बहुत ऐसी सी वीडियो बना रहा है जैसे रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफिक लेके आ रहा है। ठीक है? लाइरा 2 म्यूजिक के लिए, सिंथ आईडी 10 वाटरमार्क वेरीफाई एआई कंटेंट के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटरमार्क भी आएगा कि भैया ये एआई जनरेटेड क्या है, आपका कंटेंट है, क्योंकि बहुत सारा एक एथिकल यूज भी यहाँ पर आ जाता है कि भैया अभी मान लो किसी की वीडियो है, आपने उसको क्या किया, उसको डीप फेक कर दिया। ठीक है? आपने नहीं किया, किसी ने कर दिया और उसको एआई जनरेट करके एकदम एकदम नेचुरल बना दिया, तो क्या होगा भाई, आपने किसी की लाइफ को यहाँ पर क्या किया, अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय किया। समझ में आ रहा है जो बना रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। थिंकिंग बजट यहाँ पर लाया जा रहा है। क्लियर है? आई होप ये सारी चीज समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात कर लेता हूं मैं आपके सामने। वो 2026 में एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को अहमदाबाद में, यहाँ पर आपको पता होगा 2036 के लिए भी भारत ने बिड किया है कि ओलंपिक हम भारत में कराएंगे। ठीक है? बिड किया मतलब कि यहाँ पर बात चल रही है। ठीक है? ओलंपिक्स के बारे में। तो गुजरात में 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक अगले साल 2026 में ये होगा। 44 साल बाद, 44 इयर्स के बाद में 1982 में हम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली में एशियन एशियन वेट लिफ्टिंग गेम्स में कंडक्ट करवाया था, 1982 में। तो 44 साल बाद 18 वो, ठीक है, 44 वर्ष बाद में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो एशियन गेम्स इंडिया 1951-82 में होस्ट कर चुका है। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होस्ट कर चुका है। एशियन गेम्स में यहाँ पर बात करोगे तो बहुत काफी सारे टाइम पे हम लोगों ने साउथ एशियन गेम्स हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं। और हॉकी वर्ल्ड कप अगर बात करोगे 1982, 2010, 2018, 2023 में। फीफा वर्ल्ड कप 2017 में, खास करके 17, अभी तक फीफा नहीं किया हम लोगों ने, ये ध्यान रख लेना। ठीक है? क्रिकेट वर्ल्ड कप तो भैया 87 में किया, 96 में किया, 2011 में किया, जो तो इंडिया ने जीता भी था। 2023 में किया, अनफॉर्चुनेटली हम लोग फाइनल में नहीं जीत पाए थे। ठीक है? तो ये क्लियर है। अगले क्रिकेट जो हैं गेम्स, उसके इवेंट्स कहाँ-कहाँ पर हैं, वर्ल्ड इवेंट्स, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। तो ये अभी मैंने आपको बताया जैसे अपकमिंग। ठीक है? ये सारी बातें। चलिए, वेट लिफ्टिंग इंडिया में होने वाला है। ठीक है? ये राइट्स 2024 में इंडिया ने ताशकंद में कंजर्व किए थे, अवार्ड किए थे अपने आप को। ठीक है? तो 2036 में ओलंपिक्स के लिए बिड कर रहे हैं, जिसके लिए अभी तक सरकार ने ना 64,000 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गांधीनगर और अहमदाबाद में। और अप्रोक्सीमेटली 70 से 80%, 70 से 80% इवेंट गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में होंगे। 20% गेम्स जो हैं वो भोपाल, गोवा, मुंबई, पुणे, इस सारे यहाँ पर भी होने की संभावना है अभी। क्लियर है? ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, 5 कंट्रीज जैसे चाइना ने ऑब्वियसली बात है ओलंपिक भी होस्ट किया, अभी 22 में होस्ट किया। ठीक है? मल्टीपल टाइम तो एशिया कप कर चुका है, एशिया कप मल्टीपल टाइम जापान भी कर चुका है। इंडिया के काफी एक एशिया कंट्रीज में ही मैं आपको यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है? डेटा है, देख लेना आप फिनांसिस को। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी खेलो इंडिया। ठीक है? अभी आपको पता होगा सर, खेलो इंडिया के बहुत सारे वर्जन लेटेस्ट लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तो था ही। ठीक है? खेलो इंडिया यूथ गेम तो था ही। ठीक है? खेलो इंडिया बीच गेम्स भी यहाँ पर शुरू किए गए हैं। ठीक है? और एक और लॉन्च किया गया है। क्लियर है? कैटेगराइजेशन में। और रिसेंटली जो खेलो इंडिया बिहार में हुआ, ठीक है, उसकी मेडल लिस्ट में महाराष्ट्र ने टॉप किया था। यस। ठीक है? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा ऐसे। ठीक है? हाँ, 158 मेडल के साथ में, 158 मेडल के साथ में। ठीक है? महाराष्ट्र ने टोटल। बिहार के पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और भागलपुर में यहाँ पर 5,000 से अधिक यहाँ पर क्या आए थे, कंटिजेंट आए थे। ठीक है? 5,000 से अधिक एथलीट्स आए थे 36 डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान टॉप 3 में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? कर्नाटका और दिल्ली टॉप 5 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? 158 और हरियाणा था आई थिंक 117, राजस्थान था 60। ठीक है? इस तरीके से आप इसको और देख लीजिएगा। और बीच गेम शुरू किए गए अभी रिसेंटली। ठीक है? और एक और गेम इस बार लेके आने की संभावना यहाँ पर चल रही है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर।
चलिए अगली बात कर लेते हैं, 1 मिनट। 29, जैसे मैंने कहा था आपको कि एवरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आएँगी। 29 मई को यहाँ पर क्या किया गया है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जा रहा है, क्योंकि पहली बार 1953 में सर एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड से थे, तेंजिंग नार्गे जो कि नेपाल से थे, उन्होंने यहाँ पर किया था। इस बार हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है? अभी 2 क्वेश्चन मैंने इस पे पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है? हाँ, पैरा गेम्स भी होते हैं यहाँ पे, देखो, याद आया मुझे अभी, ठीक है? तो पैरा गेम्स, ठीक है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में लॉन्च किए गए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, इस तरीके से आपके अलग-अलग गेम्स यहाँ पर। बीच गेम, न्यूएस्ट है 2025 में भी लॉन्च किए गए हैं, ठीक है? यस, बीच गेम्स। तो चलिए बात कर लेते हैं 2008 में यहाँ पर से इसको बनाया जा रहा है, 2008 से। तो थोड़ा ज़ूम करके देख लेते हैं पहले यहाँ पर समिट्स को। तो ये आपको जो है मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ये है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ये ऐसा मैप होना चाहिए वैसे तो, बट पाकिस्तान है, ठीक है? हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, ठीक है? ये एलओसी वाला रीजन है। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे, ये नेपाल है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है? तो इसमें ना बहुत सारी रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ऊँची चोटी है आपकी एवरेस्ट, 8049, ठीक है? फिर कंचनजंगा यहाँ सिक्किम के पास में आपको देखने को मिलेगी। फिर लोटसे और चू ओह्यो, ठीक है? ये नेपाल बॉर्डर के पास में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इस जगह पे। लोटसे यहाँ पर ये है, ठीक है? उसके अलावा फिर मशालू और मकालू, ये 2 हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और शिशांगम्पा, ठीक है? अन्नपूर्णा यहाँ नेपाल में, और धौलागिरी, ठीक है? इस तरीके से ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद नागा पर्वत एकदम इधर आपको देखने को मिलेगा, बाल्टिस्तान में, और केटू सेकंड हाईएस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके पीक्स हो गए जो यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया है। तो जूम करके तेंजिंग नार्गे सर और एडमंड हिलरी, ठीक है? 29 मई इसलिए रखा गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक्सपेडाइट किया था, चढ़े थे। 29 मई 2008 से हम लोग यहाँ पर नेपाल ने इसको सजेस्ट किया। 8848.86, यही मैं बोल रहा था, 8848.86 मीटर की हाइट यहाँ पर आपको रिसेंटली यहाँ पर जो है नेपाल और चाइना ने एक्सपेडाइट करके सर्वे करके पता लगाया है कि इसकी हाइट बढ़ी है थोड़ी सी। 8848 था पहले, अब 86.86 बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है? चलिए, एवरेस्ट नाम इसको दिया गया है जॉर्ज एवरेस्ट 1865 के बाद, ठीक है? तो बेस कैंप होता है, यहाँ से जाती है सारी चीजें। 4% टूरिज्म जीडीपी है नेपाल की ऑन दिस। एडमंड हिलरी इंडिया की तरफ से, अवतार सिंह चीमा 1965 में, और 1984 में बछेंद्री पाल, ठीक है? इस प्रकार से ये सारी चीजें लगती हैं। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, ये सारी बातें 2008। चलिए, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको डिटेल में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिएगा और चीजें समझते रहिएगा, ठीक है? तो आई होप ये क्लासेस आपको समझ में आई। एक सेकंड, लास्ट वाला कुछ तो भी न्यूज रह जाएगा शायद, नहीं रहने नहीं देंगे यार, टेंशन ना लो, ठीक है? हाँ, 30th न्यूज है 29 मई को यहाँ पर। एक्चुअली इंडियन, कुछ क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे, चलो कोई ना। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इंडिया के 10 इनोवेटिव स्टार्टअप्स को यहाँ पर चूज किया गया है, जो कि फ्रांस में जाकर स्टेशन एफ और HEC पेरिस में जाकर कोलैबोरेट करेंगे, जिसमें 3 महीने की वहां पर उनकी क्या होगी, एक रेजिडेंसी प्रोग्राम वहां पर फ्रांस में किया गया है। क्लियर है? जिसमें इंडिया की तरफ से अगर आप बात करोगे, देखो कटिंग एज, ये भी क्वेश्चन में लेके आऊंगा, 10 कटिंग एज इस तरीके से स्टार्टअप को यहाँ पर प्रेस्टिजियस एक्सेलरेशन मिला है पेरिस के अंदर, ठीक है? ये सारी बातें। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इनोवेशन डिप्लोमेसी अल्टीमेटली यहाँ पर काम कर रही है हमारी भारत की। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारे स्टार्टअप आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे स्टार्टअप हैं हमारे, ठीक है? जैसे कि परिवा सेपियंस बेंगलोर का है, ठीक है? प्राइवा सेपियंस रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलप करना, प्राइवेसी इंजीनियरिंग पे काम करना, प्राइवेसी एनहांस करना टेक में। को रोव एआई बेंगलोर रिलेटेड है, जनरेटिव एआई ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। स्टकवा टेक्नोलॉजीज गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है? ऑडियो वीडियो एनालिटिक्स करना, सर्विलांस पे काम करना, गवर्नेंस को काम करना। सत्श्योर कर्नाटका बेंगलुरु, ठीक है? एआई इमेजिनरी अर्थ ऑब्जर्वेटरी पे काम करना। स्टोरी वर्ल्ड, वॉल्टर एटलस, स्मार्ट टेल, सिक्योर ब्लिंक, न्यूराफ्लेक्स अगर बात करें जाए, फास्ट एडिटिंग, फैशन ई कॉमर्स में है, वॉइस एआई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके एआई स्टार्टअप हैं, ठीक है? आई होप दिस मेक क्लियर। 1 महीने का वर्चुअल मॉडल है और 3 महीने का यहाँ पर इमर्सिव रेजिडेंसी इन फ्रांस का मॉडल आपको देखने को मिलेगा। एआई मिशन 2024 में इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरफ से 10,300 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉन्च किए गए। इंडिया को एआई हब बनाने पे यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? डिजिटल इकोनॉमी बनाने पे बात कर रहे हैं। पॉलिसी ऑब्वियसली बात है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया,
नेशनल एआई एजेंसी स्ट्रेटजीज, ठीक है। और फिर यहाँ पर नैस्कॉम के द्वारा बताया गया है कि इंडिया की जीडीपी $500 मिलियन ऐड करेगी, $500 बिलियन ऐड करेगी किसके अंदर। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा जा रहा है कि 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ में है, और 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के साथ में हम अप्रोक्सीमेटली अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हम लोग यहाँ पर 400 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टार्टअप स्किल, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी में परिवार सेपियंस काम कर रहा है, एजुकेशन में स्मार्ट काम कर रहा है, एनवायरमेंटल में सच्योर और वोल्ट्रा एआई काम कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आपके मिनिस्ट्रीज कौन कौन है, आपके अश्विनी वैष्णव सर है। तो आई होप ये सारी बातें जो हम लोगों ने डिस्कस करी हैं आपको समझ में आई। तो ये सारी चीजें रिवीजन हुई हैं आपकी। देखो सारी चीजें हैं, डेली आती रहेंगी, थोड़ा एक दो दिन चीजें हैं, बट मैं डिटेल में पढ़ाने में बिलीव रखता हूँ, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ ले सकते हैं, और यूट्यूब में जुड़ सकते हैं। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे।